फिल्म की शुरुआत में हम एक धार्मिक समूह को देखते हैं। इस समूह में सिक्यंग नाम की एक पत्रकार है जो इस समूह की सच्चाई जानने आई है। वह यहाँ एक गुप्त मिशन पर है और इस रहस्य को सुलझाने का प्रयास कर रही है। इस समूह में 5 और सदस्य हैं जो एक पादरी को अपने भगवान मानते हैं। इन सभी को अपने अपने उपहार देने होंगे। एक महिला भी है जिसे सभी मदर कहते हैं और वह उन्हें एक कमरे में ले जाती है। सी क्यम का सीनियर हुआंग उसे इस समूह में लाया है। सी क्यम ने हुआंग के कहने पर इस समूह में शामिल होने के लिए एक आवेदन दिया था। इसके बदले में उन्हें एक नोट मिला था जिसमें लिखा था कि जो अपनी इच्छा सुनाएगा उसे अपना दिल देना होगा और पादरी का हाथ थामना होगा। इसका मतलब है कि उन्हें अपनी वफादारी और बलिदान दिखाना होगा। हुआंग सी क्यंग को डॉल 100 का उपहार देता है। वह चाहती थी कि यह पैसे पादरी को दिए जाए, लेकिन अभी तक हमें बाकी उपहारों के बारे में कुछ नहीं पता था। फिर हम पहले उपहार को देखते हैं और उसकी कहानी भी सुनते हैं। असल में हर उपहार के पीछे एक कहानी होती है जो अंत में आपस में जुड़ जाएगी। पहले आदमी का उपहार देने के बाद पहली कहानी शुरू होती है। इस फिल्म का नाम द रीक है। कहानी एक परफ्यूम की बोतल से शुरू होती है। एक महिला जो उस परफ्यूम से परेशान होकर खुद को खत्म कर लेती है, उसकी बॉडी से एक आत्मा निकलती है। यह आत्मा असल में एक दानव डीम होती है जो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर कहानी में हम दाही नाम की एक लड़की को देखते हैं। दाही उस महिला की पड़ोसी है जिसने अपनी जान ली थी। दाही और वह महिला एक दूसरे को नहीं जानती थी। दाही ने उस महिला का कैबिनेट नीलामी में खरीदा था। दाही एक नर्स बनना चाहती है और उसने इसके लिए परीक्षा दी थी। उसके बाद हम दाही और उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं। उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़ने के लिए उसके घर आ रहा था, लेकिन दाही उसे जल्दी से भेज देती है। फिर दाही उस कैबिनेट को अपने घर ले जाती है और उसमें से वही परफ्यूम की बोतल पाती है जो पहले उस महिला के पास थी। दाही उस परफ्यूम को अपने ऊपर छिड़क लेती है जिस पर लिखा होता है ऑक्यूरेट चैक्स माइट बी, शायद ये उसी दानव का नाम हो। जब दाही उस बोतल को रखकर चली जाती है तो हम देखते हैं कि दानव एक बैंगनी रंग का चक्र बनाता है और उसका चेहरा भी दिखता है। अगले दिन जब दाही अपने बॉयफ्रेंड के साथ कार में बैठने वाली होती है, उसे ईमेल मिलता है कि वह परीक्षा में फेल हो गई है और अब वह नर्स नहीं बन सकती। तभी वह दानव दाही को परेशान करने लगता है और कार में गंदी गंध आने लगती है। दाही अपने काम पर पैदल जाती है जहां उसकी सहकर्मियों कलीग्स उसका मजाक उड़ाती है कि वह नर्स नहीं बन पाएगी। जैसे ही दाही वहां पहुंचती है उसे फिर से गंदी गंध महसूस होती है। वह बिना कुछ कहे अपनी नाक को ढककर वहां से चली जाती है। घर आकर दाही को बिना परफ्यूम के सब चीजों में गंदी गंध आने लगती है। वह उस परफ्यूम की आदी हो जाती है। एक दिन जब परफ्यूम खत्म हो जाता है तो वह जितना भी नहा ले उसकी गंध नहीं जाती। इस वजह से वह एक बर्तन धोने वाले स्क्रबर से अपनी त्वचा को खरोंचने लगती है, जिससे उसकी त्वचा छिल जाती है। कुछ दिनों तक दाही का कोई पता नहीं चलता। उसके बॉयफ्रेंड को उसे देखने जाना पड़ता है। जब वह अंदर जाता है तो उसे सब कुछ बिखरा हुआ और बहुत अंधेरा मिलता है। वह अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करके अंदर जाता है और वहां फर्श पर बहुत सारा खून और एक मांस का टुकड़ा देखता है। डरकर वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। तभी दाही आती है, लेकिन उसने अपनी नाक काट ली होती है। ये देखकर उसका बॉयफ्रेंड डरकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। से कहता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसके ऊपर हंस रहा था और उसे उसे मारने के लिए कहता है। दाही एक गिलास के टुकड़े से अपने बॉयफ्रेंड पर हमला करने की कोशिश करती है ताकि वह उसे बलिदान दे सके, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे बेहोश करके दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाता है, जबकि दाही उसे काफी घायल कर चुकी होती है। बॉयफ्रेंड 211 पर कॉल करता है, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी लोकेशन बता पाए दाही आकर उसे मार देती है। दानव दाही को धन्यवाद देता है क्योंकि अगर वह नहीं आता तो बलिदान पूरा नहीं होता। अब हम वर्तमान समय में लौटते हैं और पहले व्यक्ति के उपहार को देखते हैं जो एक नाक है। यह नाक किसी और की नहीं बल्कि दाही की ही होती है। मुझे लगता है कि ये सभी लोग जो इस धार्मिक समूह में थे असल में एक शैतानी समूह में सैटेनिक कल्ट थे। वे खुद को धार्मिक मानते थे क्योंकि उनके लिए शैतान ही भगवान था। अब सी क्यंग बाहर जाती है क्योंकि हुआंग उसे बार बार उस धार्मिक समूह के लोगों से बात करने के लिए कहता है ताकि वह उनकी सच्चाई जान सके। हुआंग के अनुसार यह सब धोखा है, लेकिन सी क्यंग इस बारे में पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं है। तभी उस समूह का एक सदस्य सी क्यंग को
अंदर ले जाता है। वहां एक दूसरा व्यक्ति मदर को अपना उपहार देता है, लेकिन सी क्यंग ये नहीं देख सकती कि कौन क्या उपहार दे रहा है। इस बार उपहार में आंखें दी गई हैं। अब दूसरी कहानी शुरू होती है, जिसका नाम है द बॉय हु कैन सी द गोस्ट। कहानी की शुरुआत एक समूह से होती है जिसमें 3 लड़के और एक लड़की होती है। उनका लीडर एक आदमी को परेशान कर रहा होता है, क्योंकि उस आदमी ने कहा था कि वह भूत देख सकता है। इस आदमी को हम घोस्ट मैन कहेंगे। घोस्ट मैन कहता है कि वह उन सभी को भूत दिखा सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें एक रिचुअल करना होगा और उसके लिए कुछ सामान चाहिए जो उसके घर पर मौजूद है। काई अपने 2 दोस्तों को घोस्ट मैन के साथ भेज देता है और खुद अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहीं रुक जाता है। घोस्ट मैन अपने घर से रिचुअल के लिए कुछ चीजें और एक जिनस एंग वाइन की बोतल लाता है, जिसे उसे भूत को चढ़ाना है। फिर वह काई के पास आता है और रिचुअल शुरू कर देता है। घोस्ट मैन उन चारों से वाइन पीने के लिए कहता है। काई की गर्लफ्रेंड को छोड़कर बाकी 3 लोग वाइन पी लेते हैं। इसके बाद उन तीनों को अजीब सा महसूस होने लगता है और काई की गर्लफ्रेंड डरकर वहां से भाग जाती है। लेकिन काई और उसके दोस्त बेहोश हो जाते हैं और घोस्ट मैन क्रीपी तरीके से हंसते हुए वहां से चला जाता है। असल में ये सभी लोग घोस्ट मैन को परेशान कर रहे थे, इसलिए उसने ऐसा किया ताकि उन्हें सबक सिखा सके। जब काई और उसके दोस्त होश में आते हैं तो वे घोस्ट मैन को खोजने लगते हैं। इस बार वे सच में भूतों को देख सकते हैं। काई के एक दोस्त को एक शमन का भूत उसकी आंखें निकाल कर मार डालता है और दूसरे दोस्त को एक लड़की का भूत मार देती है, जिसने खुद को फांसी लगाई थी। ये देखकर काई डरकर भागने लगता है और उसी रिचुअल वाली जगह पर भागने लगता है, जाता है जहां वो अपने दोस्तों की बॉडी देखता है। उनकी आत्माएं कुछ समय के लिए उनकी बॉडी से बाहर आ चुकी थी, इसलिए वे भूतों को देख पा रहे थे। तभी घोस्ट मैन वहां आ जाता है और बिना कुछ कहे चला जाता है। फिर सभी भूत काय के सिर को कुचल देते हैं और उसकी आंखें निकाल लेते हैं। इस तरह दूसरा उपहार काय की आंखें होती है, जो फादर के लिए होती है। अब हम फिर से सीक्यंग की मुख्य कहानी पर लौट। सीक्यंग एक ग्रुप के सदस्य से पूछती है कि क्या 100 का उपहार ठीक रहेगा जो उसे हुआंग ने दिए थे। वह सदस्य सीक्यंग के नोट को देखता है, जो बाकी सबके नोट से बहुत अलग और चौंकाने वाला होता है। तभी मदर आती है और तीसरे सदस्य को उपहार देने के लिए कहती है। इस बार उपहार एक जीप होती है। इस बीच मिस्टर हुआंग यानी सीक्यंग का बॉस बाहर से सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन सिग्नल बार बार कट रहे होते हैं। अब कहानी की तीसरी कहानी शुरू होती है, जिसका नाम एग्जॉटिका है। यह कहानी ऑनलाइन एग्जॉट होने वाली है। कहानी की शुरुआत पार्क और मिन नाम की 2 लड़कियों से होती है, जो अपने क्लासमेट का एग्जॉट करने वाली होती है। वे मानती हैं कि उस लड़की ने अपने पिता और बहन को खुद को खत्म करते देखा था। इसके बाद उस लड़की को एक दानव टीम ने पकड़ लिया, क्योंकि वह बहुत कमजोर थी। अब वे उस दानव को बाहर निकालना चाहती है। हम देखते हैं कि वह लड़की एक कमरे में बंद है और पार्क और मिन उसे कैमरे से देख रहे होते हैं। एक दिन पार्क बाइबल के वाक्य पढ़ने लगती है और दानव उस लड़की से कहता है कि उसे चुप कर दे। पार्क यह बात मिन को बताती है, लेकिन मिन कहती है कि वह घर जा रही है क्योंकि उसे इसमें दिलचस्पी नहीं है, और वह चली जाती है। उसके जाने के बाद पार्क देखती है कि कमरे में वह लड़की नहीं है। अचानक वह लड़की वापस आ जाती है और पार्क को दूर फेंक देती है। वहीं दानव मिन पर भी हमला कर रहा होता है और मिन एक जगह छिप जाती है जब पार्क बाइबल के वाक्य खोलती है। दानव बाइबल को बंद कर देता है और फिर वह उस लड़की के कमरे के बिस्तर के नीचे से निकलता है। वह पार्क को हवा में उठाकर उसका गला दबाने लगता है, लेकिन मिन जो वीडियो कॉल पर है बाइबल के वाक्य पढ़ने लगती है। दर्द में दानव पार्क को छोड़ देता है। फिर पार्क और मिन दोनों मिलकर बाइबल के वाक्य पढ़ने लगते हैं और दानव से उसका नाम पूछते हैं। दानव अपना नाम बता देता है और वे उसे उसके शरीर से निकाल देते हैं। लेकिन तभी उस लड़की की पजेस्ट भूतिया माँ आ जाती है और वह अपनी बेटी को एक कैंची से मार डालती है। पार्क और मिन दानव का नाम नहीं जान पाते, जिसके कारण उस लड़की की माँ अपनी जीभ काट लेती है। ये जीभ किसी और की नहीं बल्कि उसी लड़की की माँ की थी, जिसने अपनी बेटी का बलिदान दे दिया। यानी कि जो तीसरा उपहार आया था वह जुबान थी और यह जुबान उसी लड़की की थी। अब कहानी फिर से वर्तमान समय में लौटती है। हम देखते हैं कि मिस्टर वांग बार बार सीक्यंग को मजबूर कर रहे हैं कि वह सभी का इंटरव्यू ले। सीक्यंग वहां आना नहीं चाहती थी, लेकिन मिस्टर वांग उसे जबरदस्ती वहां लाए थे। तभी मदर आती हैं और चौथे व्यक्ति को अपना उपहार देने के लिए कहती हैं। चौथा उपहार काफी बड़ा होता है। चौथी कहानी का नाम द फॉर्मर रेसिडेंस है। यह कहानी मे की है, जो अभी एक नए घर में शिफ्ट हुई है, लेकिन उस घर के दरवाजे अपने आप बंद हो रहे हैं, जो बहुत अजीब बात होती है।
तभी कोई उसके घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। बाहर एक महिला होती है जो कहती है कि मेह घर में लगे ताबीज वो ना निकाले, और बताती है कि वह वहीं पर रहती थी। इस कहानी का नाम फॉर्मर रेसिडेंस है। जब मेह दरवाजा खोलती है तो बाहर कोई नहीं होता, लेकिन एक महिला चुपके से उसे देख रही होती है। रात में मेह को घर से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, इसलिए वह अपने पड़ोसी के पास जाती है। उसे लगता है कि आवाजें उसके पड़ोसी के घर से आ रही हैं, लेकिन पड़ोसी कहता है कि उसके घर में सिर्फ वह ही रहता है, तो आवाजें आने का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद मैं वहां से चली जाती है और रास्ते में एक बूढ़ी महिला मिलती है जो किसी से बातें कर रही होती है। वह काफी देर तक मेह के दरवाजे के बाहर खड़ी रहती, जिससे मेह बहुत डर जाती है। अगले दिन मेह अपनी सहकर्मियों को यह सब बताती है। जब वह रात को घर लौटती है तो उसका पड़ोसी उससे पूछता है कि क्या उसका घर ठीक है। यह सुनकर मेह को कुछ समझ नहीं आता। रात में भी मेह के साथ अजीब घटनाएं होती हैं। उसे नींद की लकवा, स्लीप पैरालिसिस हो जाता है और वह एक महिला के भूत को देखती है। अगले दिन जब वह अपनी सहकर्मी को यह बताती है तो वह उसे एक रिचुअल करने के लिए कहती है। अब मेह रात को सोने से पहले हर कमरे में जाती है और बताती है कि यह उसका कमरा है। वह कहती है मेरा नाम में है, यह मेरा बाथरूम है, यह मेरा किचन है, और इसी तरह हर कमरे में जाती है। अंत में वो अपने घर के दरवाजे के सामने जाकर भी यही कहती है और कहती है कि अगर कोई भूत है तो वह जवाब दे। तभी वही महिला जो पहले वहां थी दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। कुछ भी हो जाए, मैं तुम यहां पर ताबीज मत हटाना। ये सुनकर मैं दरवाजा खोल देती है, जबकि उसकी सहकर्मी ने उसे ऐसा करने से मना किया था। जब वो लेडी अंदर आती है तो वह घर का दौरा करने लगती है और देखती है कि ताबीज अपनी जगह पर हैं या नहीं। सभी ताबीज सही जगह पर थे। फिर वह लेडी मेरे को बताती है कि उस घर में एक भयानक मर्डर हुआ था, यानी कि किसी ने यहाँ किसी का सिर काटकर उसे मार डाला था। जैसे ही वह यह बात कहती है, घर की लाइटें झपकने लगती हैं। डरकर वह लेडी वहां से भाग जाती है और मैं भी उसके पीछे बाहर निकल जाती है। बाहर मैं को वही बूढ़ी महिला मिलती है। बाहर मैं बताती है कि एक लेडी उसके कमरे में आई थी और कहा कि वह पहले वहां रहती थी। बूढ़ी महिला बताती है कि जो लेडी मेह के कमरे में आई थी वह तो भूत है। वह मेह को जल्दी से सभी ताबीज हटाने और जलाने के लिए कहती है। मैं ऐसा करने लगती है, लेकिन उसने बहुत देर कर दी थी क्योंकि ताबीज पूरे घर की दीवारों पर लगे थे। इन ताबीजों की वजह से ही वह लेडी की आत्मा वहीं पर थी। अब वह लेडी का भूत आकर मेह को मार डालता है और उसका सिर उसकी बॉडी से अलग कर देता है। तभी हम वर्तमान समय में लौटते हैं और चौथे उपहार को देखते हैं, जो कुछ और नहीं बल्कि मेह का सिर होता है। अब वांग अंदर आकर सब कुछ देखने लगता है क्योंकि उसे सी क्यंग की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। तभी एक ग्रुप की सदस्य उसे देख लेती है। सी क्यंग सबको सारी बातें बता देती है। इसी दौरान वह पांचवें सदस्य का उपहार देखती है, जो खून से भरा हुआ एक कंटेनर होता है। अब पांचवी कहानी शुरू होती है, जिसका नाम द स्ट्रिंग है। इस कहानी की शुरुआत एक लड़के से होती है जो उठकर अपना फोन उठाने के लिए जा रहा होता है, लेकिन वह नोटिस करता है कि उसके गले में एक तार वायर बंधी हुई है जो दीवार के दूसरी तरफ से आ रही है। दूसरी तरफ एक लड़की होती है जो उसकी पड़ोसी है और वह भी इसी तरह से बंधी हुई होती है। दोनों को एक तार के जरिए बांधा गया है, जैसे किसी फिल्म में होता है। लड़का वायर को खींचकर थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करता है ताकि वह अपना मोबाइल उठा सके, लेकिन वह नहीं उठा पाता। वहीं लड़की अपने कुत्ते को बुला रही होती है, लेकिन उसका कुत्ता कहीं नहीं दिखाई देता। तभी कमरे में एक टाइमर शुरू हो जाता है, जिस पर 3 मिनट का टाइमर होता है। लड़के के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह ट्यूब लाइट को तोड़ने की कोशिश करता है ताकि उसके तेज टुकड़े से वह वायर को काट सके। वह ट्यूब लाइट तोड़ देता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि लड़की का कुत्ता उसके बिस्तर के नीचे पड़ा हुआ है और धीरे धीरे दम तोड़ रहा है। यह आवाज लड़की भी सुन लेती है और इसलिए वह वायर को खींचकर लड़के को मारने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि लड़के ने उसके कुत्ते को मार दिया, जबकि ऐसा नहीं था। यह सब एक योजना का हिस्सा था। लड़की फिसल जाती है और इसका फायदा उठाकर लड़का वायर खींचने लगता है, जिससे लड़की की गर्दन कट जाती है और खून बहने लगता है। यह खून उसी बोतल में भरकर 5वें उपहार के रूप में फादर को दिया गया था। इस बीच 3 मिनट का टाइमर अभी भी चल रहा था। लड़का ट्यूब लाइट का एक टुकड़ा उठाकर वायर काटने की कोशिश करता है और आखिरकार वह वायर काट देता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि अब उसके हाथ में भी वायर्स हैं और चारों तरफ तार ही तार हैं, जिसका मतलब है कि वह भी बच नहीं पाएगा। अब कहानी फिर से वर्तमान समय में लौट आती है। हम देखते हैं कि मिस्टर हुआंग बाहर जाकर अपने साथी से दूसरा कैमरा लाने के लिए कहते हैं। उन्होंने थोड़ी देर पहले ही उसे कॉल किया था। इसी दौरान मदर सीकेन को बुलाती है और सीकेन अपना उपहार पेश करती है, लेकिन मदर कहती है कि जो उपहार दिया जाएगा वह पैसे से नहीं होगा। इसलिए सभी ग्रुप के सदस्य सीकेन को पकड़ लेते हैं और मदर उसके कान को काट देती हैं। फिर जब मिस्टर वांग कैमरा लेकर सीकेन के पास आता है तो सीकेन फादर से वांग की मौत के लिए प्रार्थना करने लगती है। बाकी सदस्य भी उन लोगों की क्रूर मौत के लिए फादर से विश करते हैं जिनसे वे नफरत करते थे। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मिस्टर वांग तड़प तड़प कर मर जाता है।
क्योंकि सी क्यंग यहाँ कभी भी आना नहीं चाहती थी। मेरे ख्याल से सी क्यंग का विश्वास इस कल्ट की तरफ पूरी तरह से चला गया था, या कहीं कि उसके दिमाग को मैनिपुलेट कर दिया गया था। तभी हम देखते हैं कि जो चीजें फादर को उपहार के रूप में दी गई थी, उन्हें एक ताबूत कॉफिन के अंदर रखा गया है। फादर अपना हाथ बाहर निकालते हैं और सी क्यंग फादर का हाथ पकड़ लेती है, जैसे कि उसे नोट में बताया गया था। इसका मतलब है कि उसने अपना आखिरी बलिदान, सैक्रिफाइस, उन्हें दे दिया। लेकिन यह फादर कोई और नहीं बल्कि एक बहुत ही खतरनाक दानव, डेम या शैतान था। फिल्म बॉडी पार्ट्स यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, बॉडी पार्ट्स का मतलब था सुनने के लिए कान, महसूस करने के लिए हाथ, देखने के लिए आंखें, स्वाद के लिए जीभ और सूंघने के लिए नाक। इन सभी चीजों को काम करने के लिए खून की जरूरत होती है। फादर एक तरह का दानव था, और जो मौतें हमने देखी थी वे पहले से ही उन लोगों द्वारा योजना बनाई गई थी जो उनके समूह के सदस्य थे। असल में वे उस दानव को फिर से जीवित करना चाहते थे, और इसलिए उनके पास वह सभी बॉडी पार्ट्स थे। हर बॉडी पार्ट एक बलिदान से जुड़ा हुआ था। जैसे पहली कहानी में दाही अपने बॉयफ्रेंड का बलिदान देती है, दूसरी कहानी में काई और उसके 2 दोस्तों का बलिदान होता है, तीसरी कहानी में पजेस्ट लड़की की मां ने अपनी बेटी का बलिदान दिया, चौथी कहानी में मेह ने अपना बलिदान दिया क्योंकि उसने दरवाजा खोला जबकि उसे मना किया गया था, पांचवी कहानी में लड़का वायर खींचकर उस लड़की का बलिदान कर देता है। इस फिल्म में खून का इस्तेमाल किया गया था, यानी कि हर कहानी में किसी न किसी तरीके से बलिदान, सैक्रिफाइस दिया गया था। कुछ कहानियों में लोगों को मैनिपुलेट किया गया और कुछ में उन्हें पजेस किया गया, लेकिन हर कहानी में बलिदान जरूर हुआ था। सी क्यंग ने हुआंग का बलिदान दिया और फादर हुआंग के मरने के बाद ही मूव कर पा रहा था। पहले वह केवल सुन सकता था, इसलिए शुरुआत में हमने उस महिला को कान काटते हुए देखा था। इसका मतलब है कि यह दानव केवल सुनने की शक्ति का इस्तेमाल कर सकता था। जब सी क्यंग ने अपने कान फादर को दिए तो उसने उसकी इच्छा सुन ली और हुआंग को मार डाला। बलिदान पूरा होने के बाद दानव अपने सभी इंद्रियों का इस्तेमाल करने लगा। ये सभी बलिदान उसे जिंदा करने के लिए थे, और जितने भी बॉडी पार्ट्स थे उन्हें बलिदान के रूप में लिया गया था। इस तरह दानव अंत में जिंदा हो गया। मुझे लगता है कि अब यह कल्ट बहुत खतरनाक होने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो दानव परफ्यूम में था, शायद वही दानव अब अपनी शारीरिक रूप में वापस आ चुका है। हो सकता है कि उन्होंने शुरुआत में अलग अलग रिचुअल्स करने के लिए दूसरे दानवों को बुलाया हो ताकि उन्हें मुख्य दानव के लिए अलग अलग बॉडी पार्ट्स मिल सकें। यह दानव कोई सामान्य दानव नहीं था, यह काफी खतरनाक है। मुझे उम्मीद है कि आपको बॉडी पार्ट्स फिल्म अच्छी लगी होगी। इसमें जो 5 कहानियां थीं, उनकी मुख्य कहानी काफी भयानक थी और उनमें से कुछ कहानियां बहुत अच्छी थी। 1 या 2 कहानियां थोड़ी सामान्य लग सकती हैं, लेकिन कुल मिलाकर यह फिल्म बहुत अच्छी थी। आजकल की हॉरर फिल्मों की तुलना में यह काफी बेहतर है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कोरियन एंथोलॉजी हॉरर फिल्म पसंद आई होगी। मेरी नजर में यह बेहतरीन हॉरर फिल्मों में से एक है। अगर एंथोलॉजिस्ट नहीं होती तो यह फिल्म इतनी मजेदार नहीं लगती, लेकिन बॉडी पार्ट्स यानी पीसेज फिल्म में मुख्य कहानी के अंदर 5 कहानियां आपस में जुड़ जाती हैं, जो अपने आप में बहुत दिलचस्प और भयानक हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह फिल्म जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको फिल्म कैसी लगी।